नमस्कार आमर स्वतंत्र आलोचना को स्वागत करुछि मु स्वस्तिका। आज आम गहन एमिति जड़े व्यक्तित्व अछंती जहांक ना शुणिले मनरे साहस संघर्ष एवं समाज सेवार एक स्पष्ट चित्र चली आसे। से अदम्य साहसी जनजाति स्वर एवं भारतर विशिष्ट समाजसेवी। ऐतिहासिक नर्मदा बंचाओ आंदोलन से होचंती प्रमुख सूत्रधार। जल जंगल जमीर सुरक्षा पाई निरंतर लड़ाई करुथुबा योद्धा मेधा पाटकर जी, नमस्ते, स्वागत करती हूँ आपका कनेक्ट न्यूज में। मैम, ओडिशा में पिछले कई दशकों से पर्यावरण और विस्थापन के विरोध आंदोलन की एक प्रमुख भूमिका रही है। चाहे वो काशीपुर हो, चाहे वो नियमगिरी की वो ऐतिहासिक संघर्ष हो, या फिर गंधमार्दन में मौजूदा चल रहे विरोध प्रदर्शन हो। आपके हिसाब से इस दौरान या फिर इस कॉन्टेक्स्ट में ओडिशा के लिए क्या वैकल्पिक मॉडल हो सकता है? नहीं, देखिए, बात केवल ओडिशा की नहीं है, पर ओडिशा ऐसे राज्यों में से एक राज्य है, जैसे उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कि जहाँ प्राकृतिक संसाधन भरपूर है और उसमें आदिवासी है, दलित कम्युनिटीज़ भी है, तो उस ज़मीन के नीचे खनिज संपदा भी है। कहीं लोहा है, कहीं बॉक्साइट है, कहीं कोयला है। तो उड़ीसा जैसे राज्य में आज जो कंपनीकरण देश में बढ़ रहा है और बढ़ गया है जी, तो उसके तहत ये पूरी जो संपदा है वो कंपनियों को सरकार हस्तांतरित कर रही है और उसको बचाने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए खास करके आदिवासी समाज लड़ रहा है। जी, जब पॉस्को जैसी कंपनी आती है तब भी, या गंधमार्दन में जब होता है बॉक्साइट तब खनन भी, को लेकर अभी भी चल रही है, अभी मौजूदा हालात अभी बहुत भी। ज़्यादा चल रही है। तो ये सब बातें तो स्वाभाविक है, क्योंकि जो पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं उनको अपना अधिकार बचाना है और उनके जीवन का, जीविका का जो आधार है वो संसाधन बचाने हैं। तो ये कोई केवल बाहरी पर्यावरणवादियों का मुद्दा नहीं है, ये स्थानिकों का मुद्दा है। और उन संसाधनों से उनकी जो जीवन प्रणाली है वो सादगी भरी है, समतावादी है, स्वावलंबी है। और आज की इकोनॉमी पूरी बदल गई है। आज की इकोनॉमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर चल रही है। तो इस दौरान आपको क्या ये लगता है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर अगर हम बात करें तो इसका बर्डन पूरी तरह से जो गरीब हैं और ट्राइबल कम्युनिटीज को ही बियर करना पड़ रहा है? बिल्कुल। जिनका इस सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली ब्लैक गैसेस है, पर उसमें जिनका योगदान नहीं है जी, उन्होंने कभी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जिससे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, थर्मल पावर प्लांट्स जैसे वगैरह, लेकिन वही भुगतते हैं। क्योंकि अभी गाड़ी में बैठो और एसी चालू करो, ऐसे जिनके लिए उपलब्ध होता है या संभव होता है वो बात अलग है। घर में कूलर है या एसी है, बात अलग है। और जो बाहर काम करते हैं गर्म धूप में से भी, और जो पूरे बंगले बनाते हैं, पूरे रास्ते बनाते हैं, हर काम उद्योगों में उत्पादन का हो, मशीनें चलाने का हो, कोई भी श्रम और प्रकृति, ये दोनों प्रकार के कैपिटल को कैपिटल ही बोलना चाहिए, जो एकत्रित करके ये सब बनाते हैं वो सही निर्माता है जी, पर उनको स्थान नहीं, उनको सम्मान नहीं कोई देता है और उनके ऊपर ही आघात होता है। वो न केवल गर्मी भुगतते हैं, नदी किनारे के लोग सूखा और बाढ़ भुगतते हैं। वो खेती में मजदूर है या छोटे से खेतीहर भी है तो वो भी भुगतते हैं घाटा, क्योंकि उनको कोई स्थान नहीं, उनको सही दाम नहीं। तो ये सभी भुगतने वाले वही है जिनका कोई इसमें योगदान नहीं होता है। तो क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनकी कंसेंट लेना आज के समय पे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई है? नहीं, फॉर्मेलिटी भी नहीं हुई है, उनको पूछा भी नहीं जाता है। उनके ग्राम सभा के नाम पर जो प्रस्ताव दिखाते हैं वो झूठ होते हैं। ये मैंने छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य में भी देखा कि जो ग्राम सभा का प्रस्ताव ये दिखाते हैं उसमें ये खाड़ा खोड़ करते हैं और वो बदलते हैं।
सरपंच ने कहा कि ये हमारा प्रस्ताव तो था ही नहीं, तो ये मंजूरी दिखाते हैं। पर जो पैसा कानून है आदिवासियों के लिए वो भी 1996 में आया। अब उसके नियम ही नहीं बनाए कई राज्यों में, तो उड़ीसा के अभी भी नियम नहीं बनाए हैं जी। तो कानून का अमल तब व्यवस्थित शुरू होता है जब नियम बनाते हैं। लेकिन संविधान में अनुसूची 5 जी। यानी शेड्यूल 5 जो है उसके तहत ये भी लिखा है कि किसी भी कानून से भी अगर आदिवासी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़ पर, दलित आदिवासियों पर अगर अन्याय होने वाला है तो राज्यपाल उस कानून को वहाँ लगाने से रोक सकते हैं। जी। तो ये कैसे होता है कि एनवायरनमेंट कानूनों का भी व्यवस्थित पालन नहीं होता है, 5वीं अनुसूची का नहीं होता है। गैप कहाँ पे है, क्यों नहीं हो रहा है? गैप क्या है? ये गैर बराबरी है। जिनके हाथ में पैसे की पूंजी है वो श्रम की पूंजी और प्रकृति की पूंजी इसको कोई कीमत नहीं देते हैं। उनका बस प्रॉफिट ओवर नेचर और प्रॉफिट ओवर पीपल यही फोकस होता है। और अगर उनकी कमाई बढ़ाना ये एकमात्र उद्देश्य अगर सत्ताधारी मंजूर करते हैं, क्योंकि वो जो कमाई करते हैं उसका हिस्सा उनको भी मिलता है। ये केवल इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ही नहीं, अलग अलग प्रकार का बॉन्डेज रहता है, तो फिर उनको बढ़ावा मिलता है, उनको सभी मंजूरियाँ मिलती है, वन विंडो सिस्टम जैसा हो जाता है। और आदिवासियों को पूछना चाहिए, उनका कानून का हक एक बात है पर मानव अधिकार भी तो है ना। जी बिल्कुल। उनको जीने का अधिकार भी है, संवैधानिक चाहे अधिकार कोयला भी है। खदान हो या फिर कोई इंडस्ट्री, जहाँ भी हम विकास की बात कर रहे हैं वहाँ पे हमेशा कीमत इन आदिवासियों को ही क्यों चुकानी पड़ती है? नहीं, आदिवासियों के क्षेत्र में पीढ़ियों से प्राकृतिक संसाधन बचा के रखे। जी। तो किसी वो को उनके पानी पूजक भी चाहिए, हैं। नदी चाहिए तो आदिवासी क्षेत्र से लुटते हैं, जंगल चाहिए, जमीन चाहिए तो वो जंगल के नीचे की जमीन भी लेते हैं, उनके घर के नीचे की भी लेते हैं। वो मानते हैं बड़ी बिल्डिंगें तोड़कर थोड़ी जमीन लेते हैं, कोई झोपड़पट्टी तोड़कर ही लेते हैं। तो ये सब जो है वो गैर बराबरी का आतंक है। तो इसलिए हमारे एक अभियान में हमने बोला है ये बराबरी का बसंत खिलाना ये हमारा कर्तव्य है और ये संविधान के खिलाफ है। संविधान का अनुच्छेद 39C क्या कहता है कि मुट्ठी भरों के हाथ में देश की संपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वैसी अर्थव्यवस्था है। मैं आपको पूरे आंकड़े दे सकती हूँ कि पैंडेमिक और कोरोना काल में 5-6 ऐसे परिवार हैं जी भारत में, अब्जाधीश बिलियनर्स, जिन्होंने 3 गुना संपत्ति बढ़ाई या 8 गुना तक भी बढ़ाई है। जब लाखों लोग बेरोजगार हो गए, बेघर हो गए, ऐसे स्थिति में इनकी संपत्ति कैसी बढ़ती है? और पूरा जो देश का इनकम है ना, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इनकम थोड़े लोगों के हाथ में है। 10% लोगों के हाथ में 60% इनकम है और 50% जो गरीब लोग हैं उनके हाथ में 15% इनकम आता है। तो कोई ऐसे हैं अंबानी, अडानी, जिनकी रोज की कमाई 1000 करोड़ से 1600 करोड़ है और हमारे मजदूर ऐसे हैं, हमारे श्रमिक ऐसे हैं जिनको 600 रुपया भी रोज का नहीं मिलता है, खाने को भी नहीं मिलता। वो पलायन के लिए मजबूर है। होता तो पलायन में कोरोना में हमको छुड़वा कर उड़ीसा के भी कितने जिलों के लोगों को ट्रेन में बिठाना पड़ा। रात को 11 बजते थे हमको रेलवे स्टेशन में। तो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जहाँ रोजगार की बहुत बात होती है, बहुत बैनर्स लगते हैं, लेकिन वो लोग पलायन करने के लिए क्यों इस परिस्थिति में क्या आपको ऐसा लगता है कि आदिवासी इलाकों में माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपेंशन वो सिर्फ डेवलपमेंट कम और डिस्प्लेसमेंट मॉडल ज़्यादा है? डेवलपमेंट का नाम है, उसके तहत डिस्ट्रक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है और डिस्पैरिटी बढ़ती है। केवल आदिवासी क्षेत्र में नहीं है, आजकल ग्रामीणों की खेती भी छीनी जाती है क्योंकि खेती के माल को सही दाम नहीं देते हैं, तो फिर घाटे में होती है। तो बच्चे भी पिताजी को बोलते हैं बेच डालो भाई, क्या मिलता है, ऐसा होता है। विवाद में जाना ही क्यों है, थोड़े पैसे मिल जाएंगे बस। तो ये सब जो है वो इनिक्विटी है, गैर बराबरी है, जो संविधान के खिलाफ है, जो मानव अधिकार के खिलाफ है। संविधान के मूल्यों की चौखट क्या है? समता और न्याय। जी। और समाजवाद शब्द बाद में ऐड किया गया।
तो समाजवाद एक शब्द नहीं है, वो मूल्य है। और समाजवाद की खास विचारधारा ये है कि सत्तावादी नहीं, समाजवादी। और समाज में समता होनी चाहिए, विषमता गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। आपकी विचारधारा ये है कि राजनेताओं के बीच में या फिर अंतर में समाजवादी व्यक्तित्व और विचारधारा भी होनी चाहिए? नहीं, होनी चाहिए। संविधान में समाजवाद है, कोई पार्टी की बात नहीं है। संविधान के आधार पर चलना है। संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं ना। जी। राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या विधायक संसद हो, जी। तो उन्होंने संविधान का पालन करना चाहिए। तो ये तो उनका कर्तव्य है। और हम नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य है ये देखना कि संविधान का पालन हो रहा है कि नहीं। अब संविधान में पर्यावरण बचाने की बात है, प्रमोट करने की बात है जी। कि प्राकृतिक संसाधन समृद्ध करो, और यहाँ तो लाखों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। विकास के एक नाम पर। पेड़ माँ के नाम लगाकर क्या बचता है? 10% भी नहीं बचते हैं जो पौधे लगाते हैं उसमें से। तो जरूरी है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, नदी बचानी चाहिए, जंगल बचानी चाहिए, पहाड़ बचानी चाहिए। पहाड़ में चारधाम जैसे रास्ते बनते हैं तो उत्तराखंड ध्वस्त होने लगता है। उस उत्तराखंड के जो जल स्रोत थे ना, ये चारधाम रास्ता बना और अभी रेलवे भी बन रही है, तो उसका मलबा पूरा नदियों में डाल दिया गया है। और जो 4600 स्रोत थे ना, वो 460 तक, मतलब 10% पर आ गए। मैं गई थी ना जोशीमठ में, तो सैकड़ों महिलाएं रोती हुई बैठी थी सामने, उनके घर ध्वस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री आकर एक बार कह के गए कि मैं तुम्हारी सब मांगे मंजूर करूंगा। आज तक उनको रिहैबिलिटेशन नहीं दिया है। बिल्कुल। पर ये क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ जो एनटीपीसी के इतने प्रोजेक्ट्स हुए, उसमें ये सोचा ही नहीं गया कि इसका असर क्या होगा। वो फ्रजाइल इकोसिस्टम है ना, मतलब नाजुक है, उसमें इतने ये बनाना, बोगदे है ना, टनल्स, और इतने चारधाम जैसे रास्ते बनाना, ये मंजूर नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी अपॉइंट की थी, उसने भी कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, फिर भी इन्होंने बना दिया। और धार्मिकता के आधार पर उकसाया जाता है, तो लाखों लोग टूरिस्ट बन के आते हैं। यही हिमाचल प्रदेश में हुआ है, मनाली जैसे जगह पे, तो लाखों का वहाँ आना जाना, उसके लिए होटल्स बनना। वायनाड में भी केरल के इसी कारण हुआ है, इसी कारण ध्वस्त हुआ पश्चिम घाट में भी। तो सब तो विकास करें, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रख के करना चाहिए। बिल्कुल। उड़ीसा के बारे में अगर बात करें, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच चल रहे वाटर डिस्प्यूट को आप एनवायरमेंटल जस्टिस के नज़रिए से कैसे देखती हैं? देखिए, कोई भी नदी का जो रिवर बेसिन होता है, वो अंतिम इकाई होती है। उसके तहत विकेंद्रित, डिसेंट्रलाइज रूप से पूरा जल नियोजन होना चाहिए। ये अभी इंटरनेशनल लेवल पर सोच है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स नहीं होना चाहिए। और यहाँ अगर एक नदी अंतरराज्य है तो विवाद खड़ा होता है, तो विवाद मिटाना चाहिए। लेकिन कई साल हो गए इसको लेकर कुछ नहीं किया जा रहा है। नर्मदा में भी अभी पैसे की लेन देन पर गुजरात और मध्य प्रदेश में विवाद है, गुजरात और महाराष्ट्र में विवाद। एक ही पार्टी सत्ता में होते हुए भी अगर नहीं छुड़वा रही है विवाद, तो जनता और जनता ने एकत्रित आकर छुड़वाना चाहिए। पीपल टू पीपल डायलॉग होना चाहिए, ये हमारा कहना है। विश्व गुरु बनने की इस दौड़ में जब भारत आगे बढ़ रहा है, तो करंट डेवलपमेंट मॉडल क्या एक इकोलॉजिकल डेब्ट क्रिएट कर रहा है आपके हिसाब से? नहीं, इकोलॉजिकल डेट की बात अलग है, पर इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है पूरा। तो हमारा जो देश है, अपनी जो सोवेरेंटी है, तो हमारे संसाधन हम इस्तेमाल करें। हम कहाँ से, रशिया से तेल ले रहे, ऑयल ले रहे हैं, कि और किसी से, ईरान से ले रहे हैं, कि किसी से ले रहे हैं। ये सब जो इकोनॉमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर है ना, इसमें बहुत समस्याएं, बहुत चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। अभी जो युद्ध का माहौल बना है, उसके कारण जो डिपेंडेंस अपना दूसरे राष्ट्रों पर है, उसको खतरा हो गया है। हम क्यों नहीं अपने ही यहाँ, जैसे ग्राम स्वराज्य की गांधी की संकल्पना थी, वैसे एक एक गांव ही नहीं, पर एक एक जिला, एक एक पंचक्रोशी, इसके तहत अपन को प्लानिंग करना चाहिए। और इसके लिए डेमोक्रेटिकली होना चाहिए। लोगों की प्रायोरिटी क्या है, ये देखना चाहिए। बड़े हाईवेज और फ्लाईओवर्स की प्रायोरिटी है, उसके लिए हजारों करोड़ खर्च होते, पर गांव के छोटे रास्ते भी लेते 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 लोगों की जान चली जाती है। शहरी गरीब बस्तियों के लिए हमको इतना लगना पड़ता है, और वो पानी नहीं, बिजली नहीं, तो हमको लड़ना पड़ता है।
वहाँ सवाल उठाते हैं कि मैनग्रोव्स को धोखा है वगैरह, बाकी मैनग्रोव्स तोड़कर बड़े बड़े ऑफिस बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, उस पर ध्यान नहीं। तो ये पूरा नज़रिया ही इक्वलिटी के आधार पर नहीं है, तो जस्टिस भी नहीं होता है, न्याय नहीं होता है, अन्याय होता है। तो हमको यही कहना चाहिए कि जनता को जागरूक करना चाहिए। जनता ने ये मांग करनी चाहिए कि हमारी ग्राम सभा का अधिकार दे दो, हमारे शहर में वार्ड सभा का अधिकार दे दो, हम हमारा विकास का नियोजन करेंगे। तब तक हमारे संसाधनों पर आप अतिक्रमण मत करो। जी आदिवासी अतिक्रमणदार नहीं होते हैं, वो मूल निवासी होते हैं। बिल्कुल। और जो ये पूंजी रक्षक भी लेकर होते हैं। पूंजी और बाजार, वो कंजर्वेटर बेस्ट होते हैं। और ये पूंजी और बाजार का जो हमला होता है वो उनके संसाधन तो नष्ट करते ही है, उनके ऊपर आघात होता, पर हम सब पर असर होता है ना। बिल्कुल। जंगल काटे जाते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है। कोरोना में कौन गुजर गए? हमारे पूरे पहाड़ी इलाके में एक भी कोई कोरोना ग्रस्त नहीं हुआ, एक भी नहीं। तहसीलदार बार बार मुझे कहते थे कि उनको इंजेक्शन दिला दो, वैक्सीनेशन दिलवा दो, उनको समझा दो। मैंने कहा मैं समझाऊंगी नहीं, मैं समझूंगी उनका क्या कहना है। उनका कहना यही था कि हम तो जड़ी बूटी से बुखार ठीक करते हैं और किसी को कोरोना नहीं हुआ, और जो बड़े बड़े धनिक किसान भी है वो भी मर गए। तो ये आप समझिए कि पैसे से नहीं जिंदा रहना संभव है, जिंदा रहने के लिए हमको प्रकृति चाहिए। आज देश विदेश के 1500 वैज्ञानिक ये बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी अगर ऐसा ही चलेगा तो। जी तो इसीलिए उड़ीसा में तो मोहन माझी आदिवासी समाज से है, तो उनको तो अपील है मेरा कि भाई आप तो समझिए, आप आपका राज्य का प्रकृति बचाइए, संस्कृति बचाइए, और आदिवासियों को ही नहीं, जो भी प्रकृति निर्भर समुदाय है उन सब को बचाइए। जब भी आप आती हैं तो लोगों के मन में यह आता है कि अब कौन सा प्रसंग आएगा। मेधा जी आई हैं तो अब कौन सी ऐसी मुद्दा आएगी जिसको लेकर फिर से चहल पहल मचेगी। तो कभी आपने चहल पहल मचाना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। मैं अभी आई आप इसको नेगेटिवली लेंगी या पॉजिटिवली लेंगी? नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है, पर हम आते हैं तो कोई बड़ा नेतृत्व बनने के लिए नहीं आते हैं। आज मैं युवा शिविर में ये प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अपने विचार रखने के लिए आते हैं। तो हमारा विचार है मानवीय एकता का, तो मानव धर्म और प्रकृति धर्म ये युवाओं ने भी ज़्यादा महत्व का मानना चाहिए। तो ही देश बचेगा, उड़ीसा बचेगा, तो इंडिया बचेगा और लोग भी बचेंगे। आप कई बार उड़ीसा आ चुकी हैं इस बीच में, कभी भी आपने मुख्यमंत्री जी से मिलने की, बातचीत करने की कोशिश की, वक्त लिया? नवीन पटनायक जी एक बार रुके रहे थे घर में जी। और एक रैली बड़ी जा रही थी, तो मैं भी उस रैली में शामिल थी और मुझे लगा था कि हम जाके उनसे मिले, रुके, पर जो उपवास पर बैठ के फिर रैली में आए थे उन्होंने मना कर दिया, तो फिर उनके रैली में मैं थी, इसलिए हम नहीं गए। नहीं, उड़ीसा के सांप्रदायिक परिस्थिति में जो हालात हैं पर्यावरण को लेकर और जल जमीन जंगल, मिलने में हम कोई दिक्कत नहीं, हम कोई भी पार्टी हो, हम मुख्यमंत्री, मंत्री या अधिकारी से मिलना नापसंद नहीं करते हैं, पसंद करते हैं। हम संवाद के पक्ष में हैं। वो अगर संवाद के पक्ष में है तो संवादशीलता से ही ज़्यादा अच्छी बातें आगे बढ़ सकती है। अब आपके हिसाब से क्या कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस एनवायरमेंटल पॉलिसी मेकिंग को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है? कर रहा है, डायरेक्टली भी कर रहा है, और इनडायरेक्टली पॉलिटिशियंस उनको आशीर्वाद देते हैं तो होता है। जब हम डेवलपमेंट के विकास के बारे में बात कर रहे हैं और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या ये एक साथ आगे नहीं बढ़ सकता? देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कहा था कि इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी जी। तो ये विचारधारा अगर सही होगी तो बिल्कुल हम एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को बचा सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक भी पेड़ काटे नहीं, एक भी लकड़ी इस्तेमाल नहीं किए, ऐसा नहीं हम कहते हैं, परंतु इसमें बहुत मर्यादा होनी चाहिए और इसमें प्राथमिकता सही होनी चाहिए, किसके लिए क्या उपयोग होगा, कितना उपयोग होगा, और केवल मुट्ठी भरों की पूंजी बढ़ाने के लिए उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। पर्यावरण की जो रक्षा करते हैं उनके ऊपर विकास विरोधी का ठप्पा क्यों लग जाता है? झूठ होता है। कोई भी अगर किसी को भी चुनौती दे गए तो सत्ताधीश जो है उनको रोकने के लिए अलग अलग
कभी फोर्स इस्तेमाल करते हैं, कभी बदनामी करते हैं, ये इस्तेमाल होता ही है। तो 40 साल से ज़्यादा हो गए आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन को आगे लेते हुए। इस पूरे समय के दौरान कोई ऐसा मूवमेंट आपके मन में आज तक है जहाँ पे आपने बहुत इमोशनली डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस किया होगा? नहीं, इमोशनल हम लोग तभी होते हैं जब हम देखते हैं कि हम जिनके लिए लड़ रहे हैं उनको सब उनके अधिकार नहीं मिलते हैं, तो हम कम पड़ते हैं, तो हम शर्मिंदा होते हैं। जी। पर हमने बहुत कुछ पाया भी है। अभी भी हमको सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा फैसला मिला, हाई कोर्ट के फैसले मिल रहे हैं, तो 50,000 परिवारों का तो पुनर्वास हो चुका है। पर बाकी लोगों को लिए भी हम लोगों को तो लड़ना ही पड़ेगा। पर केवल नर्मदा पर नहीं, हमको सभी नदियाँ बचानी हैं, सभी जंगल बचाना है। तो जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं पहुँचते हैं, जहाँ हम खुद नहीं पहुँचते हैं वहाँ हम लोग हमारे सुझाव देते हैं, हमारी मोटिवेशन के लिए जो भी चाहिए वो करते हैं। आज के समय में अगर मेधा पाटकर जी एक नया एनवायरमेंटल मूवमेंट शुरू करना चाहेंगी तो उसके लिए मेन इशू क्या होगा? नहीं, नया मूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। जो मूवमेंट्स है उसी का अलायंस, जी। उसी का समन्वय, यही हम ज़्यादा ठीक मानते हैं। और उसमें ये भी है कि आज जो जाति धर्म के नाम पर विभाजन होता है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए युवाओं को ये तैयार करना, युवाओं को प्रेरित करना ये बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जी। मेधा पाटकर जी को जो डेवलपमेंट के हडल मानते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कौन मानते हैं मुझे नहीं पता। हमारे साथ बहुत लोग हैं, सभी कुछ ऐसे- सभी जो प्रकृति को मानते हैं और प्रकृति के साथ जीते हैं वो लोग तो हमारी विचारधारा मानते हैं। जी। तो दो चार लोग कोई बोलेंगे, अगर उनका उद्देश्य अलग होगा तो हम लोग उसके ही पीछे लगे रहेंगे जवाब देने में, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। क्रिटिसिज्म को आप कैसे लेती हैं? क्रिटिसिज्म क्या होता है? सभी का अधिकार है, हम लोग तो आज़ादी को मानते हैं ना। जी। कोई मीडिया क्रिटिसाइज करता है सत्ताधीश को तो तत्काल उसको जेल में डालो, ये भूमिका हमें मंजूर नहीं है। तो हम कोई क्रिटिसाइज करते हैं तो हम लोग सच्चाई सामने रखते हैं जब जरूरी होता है। इस 40 साल के आंदोलन में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर आपकी इस आंदोलन को लेकर क्या है? उनको कभी नर्मदा आंदोलन के बारे में लगता है कि हमने पानी रोका है कच्छ में जाने से। झूठ बात है, कच्छ में कभी का पानी गया, वहाँ के कंपनियों को मिला पर किसानों को, ग्राम पंचायतों को नहीं मिला। तो ऐसे एक एक चीज़ हम लोग साफ करते हैं। हम जब कह रहे थे कि भाई समुंदर अंदर आएगा और बहुत नुकसान होगा नर्मदा का, तो बोलते थे कि ये पुरस्कार के लिए ऐसा कहते हैं। तो हो गया, 60 किलोमीटर अंदर आई, समुंदर नदी में आया तो नदी बर्बाद हुई, वहाँ के तीर्थ और मंदिर बर्बाद हुए। जी। तो जब होता है ना तो कभी ना कभी तत्काल नहीं तो थोड़े समय के बाद सच्चाई साबित होती है। जी। तो हम लोगों को एकदम भड़क चढ़क भर के जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको सच्चाई साबित करने के लिए सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं होता, ये विश्वास रखकर ही आगे बढ़े। आज के जुडिशरी को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए पहले से ज़्यादा सतर्क और सचेतन होना चाहिए कि आपको ऐसा लगता है प्रोएक्टिव ज़्यादा होना चाहिए? पर्यावरणीय कानूनों का पालन, संविधान का पालन सब होना चाहिए। और विदेश में पेरिस समिट हो, कोपेनहेगन में हो, वहाँ जाकर जब हमारे देश के मुखिया बहुत कुछ साइन करके और ये करके आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो डेमोक्रेसी का एक पिलर है। तो हर पिलर को किसी को भी धीमक नहीं लगनी चाहिए, वाइट एंट नहीं लगनी चाहिए। तो उन्होंने ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। और कुछ जजेस अच्छे जजमेंट्स देते भी हैं, कुछ जजेस थोड़ा विरोधी विचार करते हैं। हम लोगों को इस सब को फेस करते हुए अपने विवेक के आधार पर, कॉन्शियंस के आधार पर चलते रहना चाहिए। और डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर्स माने जाते हैं इसमें हर पिलर में आज अगर दिक्कत आती है तो भी जनता फर्स्ट पिलर है, ये मानना चाहिए। ये जन आंदोलनों की भूमिका है। इसलिए हम पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ मेन बुनियादी परिवर्तन आएगा ये नहीं मानते हैं, पर जनशक्ति के जन आंदोलन से ही बुनियादी परिवर्तन आ सकता है। अगर जनता का विचार स्पष्ट होगा तो निश्चित बदल सकते हैं। विस्थापितों के अधिकार और पर्यावरण की सुरक्षा, इस दोनों प्रसंगों को लेकर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उड़ीसा सरकार को? एक तो 2013 का कानून का पालन पूरा करना चाहिए। जी। बिना विस्थापन विकास की अवधारणा विकेंद्रित विकास नियोजन से ही आगे बढ़ सकती है, वो होनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके विस्थापन नहीं होना चाहिए। बिना पुनर्वास विस्थापन नहीं, ये मानेंगे तो विस्थापन नहीं होगा।
और ये होना चाहिए। और आदिवासी दलित ही नहीं, निसर्ग निर्भर समुदायों के पक्ष में भूमिका लेनी चाहिए, केवल पूंजीपतियों के पक्ष में नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आम सहित आज थिले मेधा पाटकर जी, जहां सहित आमे जल जंगल एवं जमीर सुरक्षा को नहीं अनेक प्रसंग रे आलोचना करलु। समय सरी आज स्वतंत्र आलोचना को एट रखुछु। नमस्कार।